Good morning ji, welcome back to Science and Society lecture series, and today we are going to discuss about lecture number 3. Lecture number 1 and lecture number 2 आपने होपफुली सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर उनमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो उनके कमेंट सेक्शन में से मुझे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर दूंगी। एंड इन केस अगर आपने नहीं किया तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले उनको सुने ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की कोर्स आउटलाइन है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी से भी ये रेलिवेंट है तो वेल एंड फाइन, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपकी यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन में मौजूद है लेकिन मैं उसका लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रही या मैंने उस चीज़ को मिस आउट कर दिया है तो आप मुझे बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगी कि उसको भी इसमें इंक्लूड कर दूँ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्या। ठीक है, तो हम सीखने जा रहे हैं ह्यूमन सोशल बिहेवियर, कि इंसान का सोशल बिहेवियर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमने साइंस ऑफ सोसाइटी को डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन की थी, उसको डिफाइन किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने क्या किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने एक और टर्मिनोलॉजी देखी थी कि सोशल वर्ल्ड किसको कहते हैं। ठीक है, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ह्यूमन सोशल बिहेवियर क्या होता है, कि इंसान अपनी सोसाइटी में बिहेव कैसे करता है, क्यों करता है, कब करता है, कौन इसे ये करने के लिए कहता है और क्यों करने के लिए कहता है। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि बायोलॉजिकल कल्चर क्या होता है, बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है और कल्चरल बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि हमें सोशली एक्ट करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ऐसी कौन सी फोर्सेस हैं जो हमें इनफोर्सफुली कहती हैं या हम पर इम्पोज की जाती हैं वो फोर्सेस, कि उनके अकॉर्डिंग हमने बिहेव करना है, या वो कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोशली एक्ट करने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारा बिहेवियर किस तरह से अनफोल्ड होता है। अनफोल्ड से मुराद ये कि हमारा बिहेव चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द व्हेन द सिचुएशन चेंजेस, या जब आपका सोशल सर्कल चेंज होता है तो आपका बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जिस तरह से अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं करते, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल नहीं करते, अपने रिलेटिव्स के साथ बिल्कुल नहीं करते। सेम इज़ द वाइस वर्सा, कि आपका जो बिहेवियर आपके पेरेंट्स के साथ है वो आपका अपने क्लास फेलोज और अपने टीचर्स के साथ नहीं होगा, आपका वो अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं होगा। यानी यूँ समझ लें कि हर सोशल सर्कल के साथ बिहेव करना एक आर्ट है, और हर इंसान ये आर्ट सीखता है। ये कैसे सीखता है और किस तरह से डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ हमारा बिहेवियर चेंज होता चला जाता है, ये हम सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि बिहेवियर हमारे ग्रुप पर किस तरह से डिपेंड करता है। अगेन वही बात जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, कि हमारा बिहेवियर किस तरह से सडनली फोल्ड हो जाता है, मोल्ड हो जाता है। ठीक है, और एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम किस तरह से बिहेव करते हैं। हम भी देखेंगे कि कन्फॉर्मिटी क्या होता है, ओबीडियंस किसको कहते हैं, और अग्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि एल्ट्रिज्म क्या होता है, कोऑपरेशन क्या होता है, और एम्पैथी क्या होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एम्पैथी बताया था, लेकिन हम उसको थोड़ा सा मज़ीद डिफाइन कर लेंगे ताकि आपको वो अगर वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन रह भी गई है तो हम उसे क्लियर कर सकें। ठीक है जी, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम दूसरों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। यानी बिहेव तो हम करते ही करते हैं, लेकिन हम दूसरों के बिहेवियर को जज कैसे करते हैं, दूसरों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, ये हमने देखना है इस लेक्चर में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो हमारा डिस्कशन का होगा वो होगा कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में बिहेव कैसे करते हैं। सही है जी, वर्चुअल वर्ल्ड क्या होता है, इसमें हमारा बिहेवियर किस तरह से डिपेंड करता है और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हम वहाँ पर क्यों बिहेव करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होती है, लॉजिक्स क्या होते हैं, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, ये डेफिनेशन है ह्यूमन बिहेवियर की। अब ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन सोशल बिहेवियर दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम दोनों को कंपैरेटिवली देखेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि इंसान का रवैया और इंसान का समाजी रवैया दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ, आपको थोड़ी बहुत उसकी समझ आ जाएगी, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में करते हैं। Human behavior is the totality of observable and measurable actions, responses and psychological changes exhibited by human being, as well as internal unobservable process
For example, cognition, emotion, and motivation that drive those actions. It encompasses everything from the heartbeat and a blink to complex more decisions and the construction of civilization. अच्छा, इसको टू कट द स्टोरी शॉर्ट में बताती हूँ कि बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर आपके ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल दोनों एक्शंस को मिलाकर एज अ होल थिंग होती है, ठीक है। यानी जो आप सोचते हैं या जो आप करते हैं, इससे आपका बिहेवियर कहा जाता है, ठीक हो गया। यानी आपके हर वो एक्शंस जो आपको सिखाए गए हैं, आपके रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, आपके एक्शंस आ जाते हैं, आपके फिजियोलॉजिकल एक्शंस होते हैं, एंड वो चीज़ें जो अनअब्जॉर्बेबल होती हैं, ठीक है। यानी आप क्या सोच रहे हैं, आप इमोशनली क्या फील कर रहे हैं और किस चीज़ को लेके मोटिवेटेड हैं, ये हमें नज़र नहीं आती, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन आपके एक्शंस पर और आपके बिहेवियर पर इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो इसको हम अगर हम एज अ होल डिस्कस करें तो ये ह्यूमन बिहेवियर होगा, ठीक है। इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन सोशल बिहेवियर, तो ह्यूमन सोशल बिहेवियर इज द फुल रेंज ऑफ फिजिकल एक्शंस, verbal expressions, non-verbal cues, and emotional responses that occur when one person interacts with, reacts to, or influence other person or group, ठीक है। यानी आप जब किसी दूसरे पर्सन पर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं या किसी दूसरे पर्सन की मौजूदगी में जो बिहेव कर रहे हैं, उसमें आपके सारे फिजिकल एक्शंस आ जाते हैं, आपकी लैंग्वेज आ जाती है, आपके वर्बल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। उसके अलावा आपके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं कि आप किस तरह से किसी को जवाब देते हैं, ठीक है। इससे ह्यूमन सोशल बिहेवियर कहा जाता है। It is the dynamic process by which individuals coordinate their actions and navigate relationships with a shared cultural and physical environment, ठीक है। यानी ये वो ऐसी चीज़ है जिसमें जो इंसान है वो क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं और उस रिलेशनशिप को नेविगेट करते हैं। नेविगेट का मतलब होता है एक पाथ को फॉलो करना, ठीक है, उन तमाम लोगों के साथ जिनका फिजिकल इन्वायरमेंट और कल्चर आपकी तरह ही हो, ठीक है। तो यूं समझ लें कि सोसाइटी में जो आपका बिहेवियर होता है उसे ह्यूमन सोशल बिहेवियर कहते हैं और ओवरऑल जो आपका बिहेवियर होता है उसे ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन सोशल बिहेवियर का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ह्यूमन सोशल बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर का हिस्सा है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ कि आप कंसीडर कर लें कि दैट यू आर एन ओशन, आप एक पूरे के पूरे समंदर हैं और उस समंदर की जो सतह है जो हमें नजर आ रही है, दैट इज ह्यूमन सोशल बिहेवियर। और उसकी डेप्थ में, यानी उसकी सरफेस से लेके उसकी डेप्थ तक जितनी भी चीजें हैं, दैट इज योर बिहेवियर। होपफुली आई हैव क्लियर्ड द डेफिनेशन। तो अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो ये यहीं पे अपना लेक्चर स्टॉप करके कमेंट में पूछ लीजिएगा, ताकि आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर अगर कोई प्रॉब्लम फील हो भी रही होगी तो ये ना हो कि आपके माइंड से स्किप हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि असल में हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है और हमारा जो कल्चरल सिस्टम है, ये किस तरह से हमारे बिहेवियर को शेप देता है, ठीक है। तो इसके लिए ना दो टर्म्स यूज की जाती हैं, एक यूज की जाती है नेचर की और एक होती है नर्चर की, ठीक है। नेचर का मतलब हर वो चीज जो बायोलॉजिकली आपके अंदर मौजूद है, और नर्चर मीन्स जो स्टेप बाय स्टेप आपकी नरिशमेंट होती है, वो आपका कल्चर होता है, ठीक है। आपका कल्चर आपको बताता है कि किस तरह से आपने बिहेव करना है, ठीक है। तो कहते हैं जी ह्यूमन सोशल बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ बोथ inextricably intertwined in a continuous feedback loop। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो हर बंदा ना आपको गुड गर्ल, गुड बॉय, बैड गर्ल, बैड बॉय के टाइटल से नवाजता है। क्यों? क्योंकि आपके एक्शंस को देखा जाता है, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपको कहते हैं नहीं नहीं दैट इज बैड मैनर्स, आप फौरन से वो रुक जाते हो, ठीक है। और कहीं पे आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि वाओ दैट इज अ वेरी गुड मैनर, तो आप उसको मजीद करने लग जाते हो। इसी तरह कुछ चीजें आपको सिखाई जाती हैं कि ऐसे नहीं करना बल्कि ऐसे करना है। इट मीन्स टू से कि कहीं पर आपके एक्शन पर आपको फीडबैक दिया जा रहा है, कहीं पर आपके एक्शंस पर
आपको मजीद सिखाया जा रहा है, या यूं समझ लें कि एक न्यू एक्शन आपको सिखाया जा रहा है और एक ऐसा एक्शन जो आपने परफॉर्म किया उस पर आपको फीडबैक दिया जा रहा है। तो इन दोनों को मिलाकर ह्यूमन सोशल बिहेवियर बनता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजिकल सबस्ट्रेट की, यानी जिसे हम नेचर कहते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि जब हम बनना शुरू होते हैं, यानी जब हमारी एवोल्यूशन स्टार्ट होती है, तो हमारे ब्रेन में सेल्स बनते हैं जो वायरिंग की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मिरर न्यूरॉन्स और एक होती है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। मिरर न्यूरॉन्स क्या होता है? मिरर न्यूरॉन्स वो चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में वायर्स की तरह काम करती हैं, या यूं समझ लें स्पार्क की तरह काम करती हैं। ठीक है। ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो दूसरे ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकली हमारे ब्रेन में ना एक स्पार्क सा शुरू हो जाता है। ठीक है। एक सर्किट होता है जो स्टार्ट हुआ होता है, उसके अंदर जो है वो वायरिंग के अंदर स्पार्क्स सी चल रही होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की तरह। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी से स्पार्क निकल रहा होता है तो वो एकदम से ना हड़बड़ी सी मच जाती है कि ये क्या हो गया। तो सेम हमारे दिमाग में ना उस वक्त हमारे सेल्स इस तरह से कर रहे होते हैं। ठीक है। अब वो क्या कर रहे होते हैं कि उनके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल बेसिस होती है ना, वो क्या होती है? एम्पथी का मतलब होता है काइंडनेस। ठीक है। इमिटेशन, किसी को कॉपी करना, यानी कोई पर्सन कुछ कर रहा है तो आप उसको देखकर सीख रहे हो। एंड लर्निंग, और फिर किस तरह से आप सीख रहे हो, दैट इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन्स। यानी आपके दिमाग के वो सेल्स जो आपको किसी चीज के ऊपर रिएक्ट करने, उसको कॉपी करने और उसे सीखने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ऑक्सीटोसिन को कहते हैं बॉन्डिंग हार्मोन। अब ये जो बॉन्डिंग हार्मोन होता है ना, ये बताता है कि जब आप फिजिकली किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको कैसा फील होता है। अगर अच्छा फील होता है तो आप वो बार बार करना चाहोगे, अगर आपको बुरा फील होता है तो आप वो उस चीज से रुक जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है। ठीक है। वो क्यों बताया जाता है कि इफ दे आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ टू बी टच्ड, ठीक है, इन अ गुड वे, तो उन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है। जैसे पेरेंट्स उनको किस करते हैं, उनको हक करते हैं, उनके साथ कडलिंग करते हैं, तो उन्हें अच्छा फील हो रहा होता है। लेकिन यही चीज़ जो है वो अलग से बताई जाती है कि नहीं, अगर कोई और ये कर रहा है तो दैट इज़ अ बैड थिंग। सही हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप ग्रो करते चले जाते हैं, जैसे जैसे आपकी साइकी बढ़ती चली जाती है, आपका ब्रेन बढ़ता चला जाता है, आपकी हाइट, आपकी एज ग्रो करती चली जाती है, आप साइकोलॉजिकली भी इवॉल्व होते हैं, आपके अंदर मजीद इमोशंस आ जाते हैं, आपके अंदर मजीद थिंग्स ऐसी आ जाती हैं, थिंकिंग ऐसी आ जाती है जिनको आप एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं। यानी आपके अंदर बहुत सी ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनको आप एक्सप्रेस करना सीखते हो और जिनको सप्रेस करना सीखते हो। नेक्स्ट थिंग इज द कल्चरल सबस्ट्रेट, यानी इसका मतलब नर्चर, जो मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, जिस तरह से हम कंसीडर करते हैं कि बायोलॉजी जो है वो हमें हार्डवेयर प्रोवाइड करती है, कल्चर हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है। वो किस तरह से कि हमारी बोलने की कैपेसिटी बायोलॉजिकल है, बट द स्पेसिफिक लैंग्वेज, the words in a specific language and the tone in the specific language is taught by us, taught by culture to us. ठीक है। यानी हम जब बात करते हैं तो हमने क्या बात करनी है, किससे करनी है, कैसे करनी है, किस टोन में करनी है, किन वर्डिंग में करनी है, ये हमें कल्चर सिखाता है। समझ आ गई बात की? यानी कल्चर हमें ये बताता है कि इमोशंस आर एक्सेप्टेबल, लेकिन हम उसे हर जगह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप जो फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के लिए फील करते हो, आप वो फीलिंग्स अपने टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। द रीजन इज कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। आपके फ्रेंड्स के लिए जो आपके इमोशंस हैं वो आपके लाइफ पार्टनर के साथ नहीं हो सकते, आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो आपके इमोशंस हैं वो आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं हो सकते। तो ये हमें कल्चर बताता है कि कौन सी फीलिंग्स पर्टिकुलरली किस पर्सन के लिए है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगर हम समराइज करें इसको, तो बायोलॉजी जो है वो हमें इम्पल्सेस देती है, हमें मोटिवेशन देती है दैट हाउ टू रिएक्ट, और कल्चर हमें बताता है कि हम कहाँ पर उन मोटिवेशंस को और उन इम्पल्सेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहाँ पर हम उसे सप्रेस कर सकते हैं, और कहाँ पर हम एक पाथवे बना सकते हैं कि जहाँ पर हम इसको एक्सप्रेस या सप्रेस कर सकें। ठीक है जी।
ओके जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी एक्ट सोशली, यानी हमें सोशली तौर पर एक्ट करने की क्या ज़रूरत होती है, हमें समाज में, हमें माशरे में बिहेव करने की क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके पीछे कुछ पर्पस होते हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं। तो पहला मोटिव होता है द नीड फॉर बिलोंगिंग। अच्छा, बिलोंगिंग क्या होता है? बिलोंगिंग ये एक ऐसा मोटिव है जिससे आपका दिल करता है कि कोई आपको देखे, कोई आपको पसंद करे, कोई आपसे बात करे, कोई आपके साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है। तो ये बेसिक मोटिव्स में से एक है, एंड दैट इज अ बेसिक मोटिवेशन एज बेसिक एज हंगर। यानी जिस तरह से आपको भूख लगती है, जिस तरह से आपको नींद आती है, उसी तरह से आपको ये नीड भी होती है कि कोई आपसे बात करे, ठीक है। अब सपोज करें कि आपके साथ ऐसा नहीं हो पाता, यानी आपको सोशली तौर पर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, आप सोशली एक्सकल्शन का सामना करना पड़ा है आपको, ऑस्ट्रोसिज्म का सामना करना पड़ा है आपको, तो आपका ब्रेन जो है, या आप न्यूरोलॉजिकली इस तरह से रिएक्ट करेंगे, यानी आपकी बॉडी बिल्कुल इस तरह से रिएक्ट करेगी जैसे इट इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल पेन, ठीक है। यानी यूं समझ लें कि अगर आप सोसाइटी से दूर होते चले जाते हैं तो आपका ब्रेन इस मैकेनिज्म के तहत काम करने लग जाता है दैट यू आर इन अ सफरिंग, दैट यू आर इन अ फिजिकल पेन। अब उसे नहीं पता कि और फिर दूसरी चीज ये हो जाएगी कि वो ना कंफ्यूज होगा कि पेन अगर आखिर हो कहाँ रही है, ठीक है। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म में चला जाएगा कि आई एम हैविंग अ पेन, तो मैंने इसके खिलाफ अपने आप को मजबूत करना है। आप ये देखें कि वो लोग जो अकेले रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती ना कि मतलब लोगों के साथ कांटेक्ट कैसे करना है। द रीज़न इज कि उनका ब्रेन जो होता है ना वो डिफेंसिव मैकेनिज्म में चला जाता है। अब उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपकी बॉडी क्रोनिक पेन से गुजर रही है, मतलब कि आपका ब्रेन जो है वो समझ ही नहीं पा रहा कि आपको फिजिकल पेन हो रही है और कहाँ हो रही है, किस इंटेंसिटी की हो रही है, उसे ये समझ ही नहीं आ रही। बस उसे इतना पता है कि इस वक्त मेरे अंदर जो चीज़ें हलचल मचा रही हैं ना, ये बिल्कुल फिजिकल पेन की तरह है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उसे समझ ही नहीं आएगी कि मैंने जो है वो अपनी बॉडी को कमांड देनी है, तो किस चीज़ की देनी है, मैं सरदर्द की मेडिसिन खाऊं, या मैं बुखार की मेडिसिन खाऊं, या मैं कोई और ऐसी पेन किलर लूं जिससे ये चीज़ खत्म हो जाए। हालांकि असल मसला उसका क्या है, दैट द पर्सन इज नॉट फीलिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी उसके पास कोई इंसान नहीं है जिससे वो बात कर सके, जिससे वो इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। लेकिन हमें ये चीजें समझ नहीं आती। द रीजन इज कि हम अपने माइंड को और हम अपनी बॉडी को समझ ही नहीं पाते, ठीक है। दूसरी चीज ये कि आप अगर कहते हैं कि आप सोल सरवाइव कर जाते हैं 24/7, तो दैट इज हिस्टोरिकली इम्पॉसिबल। द रीजन इज यू आर बोर्न अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो आप सोशल एनिमल हैं, आप सोशल हुए बगैर रह ही नहीं सकते। आप ये अगर ये कहते हैं कि आपका दुनिया के किसी इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी किसी इंसान से कोई बात नहीं होती, आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान नहीं है जिससे आप बात कर सके, तो बेटा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। द रीज़न इज़ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा आप करते भी हो और करने की कोशिश भी करते हो, तो सिवाय सफरिंग के, सिवाय फिजिकल पेन के, सिवाय मेंटल पेन के एंड न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को ना ज़्यादा हाईलाइट करने का यहाँ पर पर्पस क्या है? यहाँ पर इसका पर्पस ये है कि हम इंटरनेट पे देखते हैं कि अक्सर हमें मीम्स मिल रही होती हैं, अक्सर हमें वीडियोस एंड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो इस चीज़ का इन्फ्लुएंस दे रहे होते हैं कि आप अकेले सरवाइव कर सकते हो, आपके फेक फ्रेंड्स आपके फेक हैं, आपका लव रिलेशन जो है वो आपको चीट कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपसे सिंसियर नहीं है, आपके सिबलिंग्स आपसे जेलस होते हैं, आपके रिलेटिव्स आपसे जेलस होते हैं, और आप अकेले बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना दैट इज अनदर थिंग, लेकिन सोशली तौर पर आइसोलेट हो जाना दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। तो आपकी नीड है, ये आपके माइंड की नीड है और ये आपकी बॉडी की नीड है कि आप इंटरेक्शन करें, आप बात करें, आप किसी से कम्युनिकेट करें, एंड व्हेन यू स्टार्टेड टू कम्युनिकेट, ये जो नीड ऑफ बिलोंगिंग है ये फुलफिल होने लग जाती है। और इसी नीड को फुलफिल करने के लिए हम सीखते हैं कि हमने किसी इंसान से कैसे बात करनी है। लेट मी गिव यू एन इंस्टेंस कि एक इंसान है, वो किसी दूसरे बंदे से बात कर रहा है, ठीक है। अब वो जो दूसरा बंदा है ना, वो अनॉय फील कर रहा है, उसे ना आपसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, या उस पर्सन से बात करना अच्छा नहीं लग रहा। अब उस बंदे के पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो उस बंदे से बात करना छोड़ दे, जो कि
ऑटोमेटिकली हमारे ये सोशल वर्ल्ड में आजकल ट्रेंड चल रहा है कि ठीक है जी, अगर आपके पास कोई इंसान आपको कोई समझता नहीं है तो आप उसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से ग्रूम करो कि वो पर्सन आपसे बात करने के लिए राजी हो जाए या वो खुद आपसे बात करने की कोशिश करे। नो डाउट कि इस तरह का भी बहुत सा कंटेंट आपको इंटरनेट पे मिलता है, लेकिन द थिंग इज कि द चॉइस इज योर्स कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है द परसूट ऑफ स्टेटस एंड पावर। अच्छा, हम हैं सोशल एनिमल, ठीक है। अब जब हम सोशल ही नहीं होंगे तो हमें किस तरह से कोई पावर मिल सकती है, किस तरह से कोई सोशल स्टेटस मिल सकता है। आप ये देखें कि एक इंसान है, उसके अंदर बहुत सी एबिलिटीज हैं, बट ही इज एन इंट्रोवर्ट। उसे नहीं पता लोगों से बात कैसे करनी है, उसे नहीं पता लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, उसे नहीं पता कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जितनी मर्जी एबिलिटीज हैं, जितने मर्जी स्किल्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा, ये दुनिया को कैसे पता चलेगा। उसके लिए तो सबसे पहले उसे बात करनी पड़ेगी, अपना आर्ट दिखाना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को दिखाना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, किसी से बात करनी पड़ेगी, उन स्किल्स को पॉलिश करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो दुनिया तो उसे जानेगी ही नहीं। अब सिंपल सी बात है कि ये बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब इनकी एग्जाम्पल मैं इस तरह इसलिए दे रही हूँ कि ये आजकल हमारी सोसाइटी में ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पर डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि आपको आइडिया हो सके कि किस तरह से हमारा ब्रेन और किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी और किस तरह से हमारी पूरी की पूरी जो थिंकिंग है वो मोल्ड हो जाती है, एंड वी इवन डोंट नो कि हम इस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, हम इस तरह से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जी, एक पर्सन है, उसे ट्रैवलिंग का बड़ा ज़्यादा शौक है, ठीक है, लेकिन वो ट्रैवल कर ही नहीं रहा। द रीज़न इसके उसे लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसे ट्रैवलिंग का शौक है, अगर कोई पर्सन हमें बताएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जितने भी लोग हैं, यानी आपने देखा होगा कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये पहले बिल्कुल नॉर्मल से सोशल क्लास से बिलोंग करते थे, फिर इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की और उसके बाद इनके फॉलोअर्स मिलियन बिलियंस में गए और इन्होंने जो है वो इतना पैसा कमा लिया कि अब इनको अच्छा खासा पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो इन्होंने किया क्या ऐसी प्रोडक्टिविटी हमारी सोसाइटी में लेके आए, क्या ऐसा चेंज हमारी सोसाइटी में लेके आए? कोई भी नहीं। सिर्फ इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेट करना शुरू किया, इन्होंने इंटरेक्शन करनी शुरू की, इन्होंने लोगों से बात करनी शुरू की, अपने डेली लाइफ की जो रूटीन्स हैं वो दूसरों के साथ शेयर करनी शुरू की। अब जिनकी लाइफ उनसे थोड़ी बहुत रिलेट करती थी, ये उनके लिए आइडियल बन गए, जिनकी नहीं करती थी उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत फॉलो करना शुरू कर दिया फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। तो communication is necessary to get a social status and power, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, किस चीज की, कोग्निटिव कंसिस्टेंसी। अब कोग्निशन क्या होता है? कोग्निशन का मतलब होता है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, द एबिलिटी टू परसीव समथिंग, द एबिलिटी टू absorb something, to digest something, ठीक है। तो अब हमारा ब्रेन जो है वो बर्थ से डेथ तक कुछ ना कुछ लर्न करता रहता है, ठीक है। तो लर्न तभी करेगा ना जब वो किसी से बात करेगा, किसी से मिलेगा, बाहर जाएगा, सीखेगा, ऑब्जर्व करेगा। जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो उसका ब्रेन तो स्टक हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो स्टक हो जाएगा तो जैसे देखिए, आप एक मशीन को बंद करके लंबे अरसे के लिए रख देते हैं तो क्या होता है कि उसके जितने भी वो पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे वो रस्टी हो जाते हैं, ठीक है, वो खराब हो जाते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम जब आप उसको यूज करने की कोशिश करते हो तो वो यूज ही नहीं हो पाती। द रीजन इज कि वो अंदर से खराब हो चुकी होती है, ठीक है। सेम इज द केस विद आवर ब्रेन, कि हमारे ब्रेन को जरूरत है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। यानी अब यहाँ पर देखें कि अब तक के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि सोशल होना ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए जरूरी है बल्कि हमारे माइंड के लिए भी जरूरी है। और थर्ड थिंग अब हम जो सीख रहे हैं दैट इज कि हमारी साइकोलॉजी के लिए भी जरूरी है। समझ आ गई बात की? यानी वी हैव टू टॉक टू अदर्स, वी हैव टू टॉक समवन, वी हैव टू कम्युनिकेट with social world. It is
the need of our body, it is the need of our soul, it is the need of our mind and it is the need of our psychology as well. ठीक है, तो हमें जिंदगी के साथ साथ जो है वो बहुत सी वैल्यू सीखनी पड़ती हैं, हम तेज़ी से चेंज होते हैं, हमारा एटीट्यूड जो है वो उन चेंजेस को जस्टिफाई भी करता है, ठीक है, और बाज़ औक़ात हमारा जो बिहेवियर है वो उससे ऑपोजिट भी बिहेव कर जाता है, ठीक है। तो यूँ समझ लें कि सेल्फ कॉन्सेप्ट हमारे दरमियान आता, हम सीखते हैं, हम हार्मनी सीखते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले हमारा ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ही हम कर सकेंगे ना। अगर वो सीखेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं, उसे किसी चीज़ का पता ही नहीं चलेगा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो उस चीज़ पर एक्ट कर सके या रिएक्ट कर सके, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग आ जाती है जी रेसिप्रोसिटी एंड एक्सचेंज। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बिहेवियर होता है ना, दैट इज ट्रांजैक्शनल, और ये ट्रांजैक्शनल लॉजिक पर बेस करता है। वो किस तरह से कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, यानी अगर हम इज्जत दे रहे हैं तो बदले में हम डिजर्व करते हैं कि हमारी इज्जत की जाए, ठीक है। अगर हम इज्जत दे रहे हैं और बदले में हमें इंसल्ट मिल रही है, हम वहां पर इज्जत देंगे ही नहीं, सही है। तो हमारा जो बिहेव है वो इस तरह से भी फॉर्मेशन में आता है कि सोशली तौर पर जो हम बिहेव कर रहे हैं उसके बदले में हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। अगर तो हम कोई पॉजिटिव चीज़ कर रहे हैं और बदले में हमें नेगेटिव बिहेवियर का सामना करना पड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि उस नेगेटिव बिहेवियर से दूर होते चले जाएंगे। अगर हम ये देखते हैं कि कोई बंदा हमारे साथ पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है एंड हम कॉन्टिन्यूसली उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, तो फिर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम वी स्टार्टेड टू बिहेव पॉजिटिवली। द रीजन इज कि हम उसे कहीं ना कहीं सीख रहे होंगे, ठीक है, हम उससे ऑब्जर्व कर रहे होंगे और हमारा ब्रेन डीप डाउन उस चीज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी पर्सनैलिटी में कब आ जाएगा ये हमें भी नहीं पता चलेगा। क्लियर हो गया जी यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारा बिहेवियर अनफोल्ड कैसे होता है, ठीक है। सोशल लाइफ इज अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। अब हम बात करने वाले हैं इस पर कि हम किस तरह से बिहेव करते हैं और हमारा बिहेवियर सडनली चेंज कैसे हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दैट यू आर एन एक्टर, ठीक है। अब इस पे ना शेक्सपियर ने एक पोएम लिखी हुई है, ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक्टर्स हैं, वो उस स्टेज पर आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द टॉपिक, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास दो स्टेजेस हैं, एक होती है फ्रंट स्टेज और एक होती है बैक स्टेज, ठीक है। फ्रंट स्टेज में हम जो बिहेव करते हैं दैट इज आवर सोशल बिहेवियर, ठीक है। हमने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, हम प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, हम इंप्रेशन को मैनेज कर रहे हैं, किसके लिए? ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए। ये है हमारा फ्रंट स्टेज, ठीक है, सरफेस लेवल, यानी हम ओशन है तो हमारा सरफेस लेवल, ठीक है। बैक स्टेज क्या है? बैक स्टेज में जब हमारी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है, अब हम रिलैक्स करने के लिए जहां जा रहे हैं वो है बैक स्टेज। वहां पर हमारा इनर रिवील होता है, जिसे किसी किस्म की पॉलिश्ड चीजों की जरूरत नहीं है। यानी आप यूं समझ लें कि घर से बाहर जो आप एक्ट कर रहे हैं दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ योर फ्रंट स्टेज, और जब आप घर वापस आ जाते हैं या किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर आपको कोई नहीं जानता, दैट इज योर बैक स्टेज। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी सिविल इन अटेंशन। अच्छा, पब्लिक स्पेसेस में क्या होता है कि हमें जब ये फील हो रहा हो ना कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम फौरन से नोटिस कर जाते हैं, फौरन से हम एक्टिव हो जाते हैं। तो जैसे सपोज कर लें कि अगर कोई पर्सन आपको बड़े गौर से देख रहा है ना, आप फौरन से अपने कपड़े देखने लग जाते हो कि हमारे कपड़े तो नहीं खराब हो गए, या हमने कुछ ऐसा तो नहीं पहना हुआ जो नहीं पहनना चाहिए था, या हमने जूते चेक करने लग जाते हो आप। क्यों? क्योंकि ये होता है अटेंशन पर। और अगर सिविल इन अटेंशन है, यानी वो अटेंशन आपको नहीं दे रहे, तो आप उसी तरह से बिहेव करोगे जैसे आप हो। यानी नॉर्मली आप किसी कॉफी शॉप पे गए, आप काउंटर पे गए, आपने कॉफी ऑर्डर की, उसके बाद वो आपने बिल पे किया, आपने टेबल पे आए, कॉफी पी और आप चले गए। ये सिविल इन अटेंशन है। इसमें आपका बिहेवियर जो है ना वो बस वही होगा जो आपने कल्चरली सीखा होगा कि आपने कहीं जाना है तो ऑर्डर प्लेस करते हुए आपने बात किस तरह से करनी है, ठीक है।
फिर उसके बाद आपने जो है वो वहाँ के स्टाफ से किस तरह से बिहेव करना है, किस जगह पर बैठना है, कैसे बैठना है, आपका सिटिंग पोस्चर क्या होगा। जब आप पी रहे होंगे तो आपने मुंह से ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि टेबल जो है वो इतना ज़्यादा गंदा ना हो ताकि वेटर्स को क्लियर करने में प्रॉब्लम ना फील होती हो, ठीक है। फिर वहाँ की जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ आपने मिसबिहेव नहीं करना। दैट इज़ ऑल द थिंग्स जो आपका कल्चर आपको सिखाता है, ठीक है। अब यहीं पर आप कुछ ऐसा करते हो जो इन सबके अगेंस्ट है, ठीक है, तो वो हो जाएगा सिविल अटेंशन, क्योंकि लोग आपको देख रहे होंगे। अचानक से आपके हाथ से कॉफ़ी गिर जाती है, अचानक से आपका टेबल टूट जाता है, अचानक से आप शाउट कर देते हैं, अचानक से कोई पर्सन आपके साथ मिसबिहेव कर देता है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है तो फ़ौरन से जो है वो सिविल अटेंशन आपकी तरफ आ जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें आप फ़ौरन से अपना बिहेव चेंज कर लेते हो। कुछ लोग होते हैं कि अपने उस नर्वसनेस पर काबू पाने के लिए मोर अग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल चुप करके वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बिहेवियर जो है ना वो फोल्ड और अनफोल्ड होता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स है ना उनमें 70% जो रोल प्ले किया जाता है दैट इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस, आपका इमोशनल रिस्पॉन्स करना, ये सारा कुछ आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, यानी जो आप मुंह से बोल नहीं रहे। और आपने देखा होगा कि एक बंदा कोई 10 मिनट लगा के अपनी कोई बात समझा रहा है एंड यू से ओके, ठीक है। अब ओके कहने के अलावा जो टाइम ड्यूरेशन थी ना दैट वाज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सही हो गया। अच्छा, यानी फिजिकल डिस्टेंस जो हम रखते हैं लोगों से वो वेरी करता है कल्चर टू कल्चर, ठीक है। यानी आप किसी अगेन मैं वही बात करूंगी जो मैंने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग के पॉइंट्स में डिस्कस की थी कि हर एज ग्रुप के लोगों के साथ आपका बिहेवियर अलग होता है। इवन आप ये भी सीखेंगे कि जेंडर बेस्ड भी आपका बिहेवियर चेंज होता है, और ये चीज़ें हमारा कल्चर हमें सिखाता है, ठीक है। और उस बिहेवियर में भी 70% आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, सही है। फिर उसके बाद आ जाता है जी अगेन वही बात आ जाती है जी, बॉडी लैंग्वेज हो गया, पोस्चर हो गया, जेस्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। फिर एक आ जाती है पैरा लैंग्वेज। अब ये पैरा लैंग्वेज क्या होती है? पैरा लैंग्वेज मीन्स आपकी टोन, जिस टोन में आप बात कर रहे हो किसी से। अब देखें आपको कहा जाता है अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये देखिए मैंने एक ही वर्ड को 3 डिफरेंट टोन्स के साथ बताया, ठीक है। इससे आइडिया हो जाएगा आपको कि एक था नॉर्मली, ठीक है, कि दैट्स ओके, एक में क्यूरोसिटी आ रही है और दूसरे में इरिटेशन आ रही है, तीसरे में इरिटेशन आ रही है, ठीक है। दैट इज टोन, कि आप किस टोन में किससे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपकी पिच, यानी साउंड पिच बहुत मैटर करती है कि आप बहुत लाउड हो रहे हैं, बहुत नॉर्मल हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ स्पीच बहुत मैटर करती है कि आप कितने स्पीड पर बात कर रहे हो, कितना स्लो बात कर रहे हो। अब आप बहुत ज़्यादा स्लो बात करोगे तब भी लोगों को समझ नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा स्पीड पे बात करोगे तब भी लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो लोगों की अटेंशन को और लोगों के इंटरेस्ट को ग्रैब करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन तीनों चीज़ों पर काम करें, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या आ जाता है जी, द सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये वो इंटीमेट और इंटेंस सोशल सिचुएशन है जिसमें एक इंसान उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है और पूरा जो ग्रुप है वो उस चीज से बाहर निकलने को डिनाई कर देता है, ठीक है। यानी इसमें क्या किया जाता है, इसमें बताया जाता है कि द बिहेवियर इज हाईली अट्यून टू द अदर्स रिएक्शन। यानी सपोज कर लें आप इस तरह से कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप उस सिचुएशन से जान छुड़वाने के लिए वहां से उठना चाह रहे हैं और वो आपको उठने नहीं दे रहे, दैट इज कॉल्ड सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब उसके रिलेटेड आपका बिहेवियर क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो सकती है वो, ठीक है। स्मॉल ग्रुप्स क्या होते हैं जी, 3 to 20 पीपल होते हैं, उनमें क्या होता है सोशल रोल सोलिडिफाई हो जाता है, यानी हर ग्रुप के लोगों में हर पर्सन का रोल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल लीडर, जोकर, मेडिएटर। अब इनकी जो सोशल फैसिलिटेशंस होती हैं वो क्या होती हैं कि आपको जो टास्क दिया जाता है ना उसके मुताबिक या आपका जो रोल है उसके मुताबिक आपको फैसिलिटेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रुप लीडर है,
अपनी यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन में या व्हाटएवर द सिचुएशन इज, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप अगर अच्छा लीड कर रहे हो तो आपको एडमायरेशन मिलेगी, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन अगर आप वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, आपको वो डिफिकल्ट लग रही है, तो क्या होगा कि आपके अंदर एंजाइटी आ जाएगी। और बाज़ औक़ात इस प्रेशर की वजह से दैट यू आर हैविंग एन अथॉरिटी या यू आर हैविंग अ पोस्ट एंड डेजिग्नेशन इन द ग्रुप, तो इसकी वजह से आप बड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करते हो। द रीज़न इज़ कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है और आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए या आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए जो है वो रेडी नहीं होती, तो आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हो, ठीक है। और उस एंजाइटी में आप क्या बिहेव करते हो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन ह्यूमन बिहेवियर एंड इन ह्यूमन सोशल बिहेवियर, कि आप अपने स्ट्रेस को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है लार्ज ग्रुप्स एंड क्राउड्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, डी इंडिविजुएशन, यानी जब आप बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा होते हो ना, तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो जरा खो जाती है। द रीज़न इज कि आपको लग रहा होता है कि यार ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे से ही पूछा जाएगा, मतलब और भी इतने लोग हैं, किसी से भी पूछा जाएगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं इस तरह से देती हूँ कि यूनिवर्सिटी में आपने कोई लेक्चर अटेंड किया, ठीक है, और आपके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या कहा कि कल हम इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, तो आपने इसको गो थ्रू करके आना है और जो मैंने इस लेक्चर में बताया वो मैं कल आपसे पूछूंगी या पूछूंगा, ठीक है। अब वहाँ पे है कोई 200-250 की क्लास, तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिहेवियर है या आपका जो इनर सेल्फ है वो क्या करेगा, वो कहेगा कि दैट यू आर अ पार्ट ऑफ लार्ज ग्रुप, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही पूछा जाए, तो इसलिए जितना समझ आया वेल एंड फाइन, वरना छोड़ दो। अब इसके ऑपोजिट भी होगा कि इतने लोगों में से अगर मुझसे पूछ लिया सर ने या मैम ने, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। आप उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मेंटेन करते हो, ठीक है। तो डी इंडिविजुएशन का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो जाती है, आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर देते हो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर ये आपके अंदर आ जाती है तो आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो कि दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स एज वेल, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस एंड अग्रेशन। तो ये 3 टर्म्स हमने पढ़नी है। सबसे पहले आ जाता है जी कंफॉर्मिटी, ठीक है। अब कंफॉर्मिटी क्या होती है, लोग ना हमेशा अगर किसी ग्रुप का हिस्सा है, लाइक सपोज कर लें कि दैट यू आर अ पार्ट ऑफ 20 पीपल ग्रुप, ठीक है। अब आपका नंबर है 20th, तो आप सबसे एक ही सवाल किया जा रहा है, ठीक है। अब सबसे एक ही सवाल किया जा रहा है, तो उसमें से 17 स्टूडेंट्स ने जो आंसर दिया, ऑटोमेटिकली आप भी वही आंसर दोगे। दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन। व्हाई सो, बिकॉज वी कंफर्म टू अवॉइड द सोशल पेन ऑफ स्टैंडिंग आउट। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपका ब्रेन कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि यार अगर मैं ऑपोजिट आंसर दे दूं तो कहीं मेरा ग्रुप नाराज ही ना हो जाए, ये कहीं मुझे अलग ही ना समझा जाए। समझ आ रही है ना बात की, मतलब इसकी एग्जांपल मैं अपनी सोसाइटी की अगर दूं तो हर बंदा जो है, मतलब 90% जो है वो करप्शन होती है हमारी सोसाइटी में। क्यों होती है, द रीजन इज कि उन्हें ये लग रहा होता है यार उसने कर लिया, उसका क्या किसी ने उखाड़ लिया, तो क्यों ना मैं भी ऐसा ही कर लूं। दैट इज कॉल्ड कन्फॉर्मिटी, कि आप ऐसा सोशल बिहेवियर अपना लेते हो जो बाकी सारे लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आ जाती है ओबीडियंस। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है कि आप जिस स्टेज पर होते हो, जिस सोशल स्टेटस का हिस्सा होते हो, आपके ऊपर कुछ अथॉरिटीज होती हैं और उनकी ओबीडियंस करना आप पर फर्ज होता है। प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो आपने अपने बॉस की बात माननी ही माननी है। यू डोंट हैव एनी चॉइस कि आप उन्हें नो कह सके, सही है। इसी तरह से आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपको टीचर्स की बात माननी पड़ेगी, एज अ किड, एज अ चाइल्ड आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता है कि आपके ऊपर जो है वो प्रेशर आता है और वो प्रेशर जो है वो आपको कुछ अलग ही बिहेव करने पर उकसा देता है, सही हो गया। उसके बाद आ जाता है जी द बाय स्टैंडर इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये ना यहाँ ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सी थिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थिंग है। मतलब लाइक लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि अक्सर रोड पर ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब आप ये देख रहे होगे कि जब रोड पर एक्सीडेंट होता है ना तो ऐसे एकदम से क्राउड आ जाता है, लेकिन उनमें से कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता।
जबकि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि गुजरते हुए कोई बंदा गाड़ी में गुजर रहा था, उसने देखा कि एक्सीडेंट हुआ, उसने वो रुक के फ़ौरन से उसने उस बंदे को या बंदी को उठाया जिसका भी एक्सीडेंट हुआ था, उसे गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल ले गए। अगर ऐसा नहीं भी किया तो उसने फ़ौरन से जो है वो रेस्क्यू को कॉल की और जनाब वो रेस्क्यू एड आ गई। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप उस वक्त बाय स्टैंडर इफेक्ट में होते हो इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ द क्राउड। द रीजन इज कि आपका ब्रेन अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता कि ये हुआ क्या। जैसे आप बाइक पे हो और आपका फोन छिन जाए तो कोई 5-10 मिनट तक आपको समझ ही नहीं आएगी कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ। समझ आ रही है बात की? तो इसी चीज को जो है वो बाय स्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है। अब इस पर काबू पाने का या इसको ओवरकम करने का तरीका क्या होता है? आपको अपनी नर्व्स पर कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए, यानी जो अब नॉर्मल हो, नॉर्मली ना होती हो, तो उसमें आप बजाय कंफ्यूज होने के आप किस तरह से एक्शन ले सकते हैं और कितनी जल्दी ले सकते हैं। ठीक है, यानी हर बंदा ये सोच रहा होता है, अब उस क्राउड में मौजूद हर बंदा सोच रहा होगा यार मैं कॉल ना भी करूं तो कोई दूसरा कर देगा, और इसी चीज में टाइम लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाता है कि जब सारे लोग देख रहे हैं तो मैं क्यों करूं। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जो बाय स्टैंडर इफेक्ट होती हैं। अग्रेशन का एज यू नो कि आप के अंदर गुस्सा आ जाता है बड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि मतलब जब आप अग्रेसिव होते हो तो आपका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है। तब आपने जो कल्चरल थिंग्स सीखी, यानी कि आपका जो कल्चरल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, आपका जो बायोलॉजिकल बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। द रीज़न इज कि आपका जो ब्रेन होता है ना उस वक्त वो टोटली रेबिलियन मोड में गया होता है। तो आप क्या करते हो कि आप हर वो चीज़ करते हो जिससे आप नॉर्मली नहीं कर पाते। इसीलिए तो कहते हैं ना कि गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा रिग्रेट देता है। द रीजन इसके उस वक्त आपका ब्रेन आप असली हालत में होता ही नहीं, वो सोच नहीं सकता, वो समझ नहीं सकता, वो कोग्निटिव एबिलिटी नहीं रखता, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता चीज़ों को, वो परसीव नहीं कर पाता चीज़ों को। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जब अग्रेशन हो, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो कोई भी किसी भी चीज़ पर, किसी भी मैटर पर, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। जब आपका बिहेवियर ठीक होगा, जब आपका मूड ठीक होगा, जब आपका ब्रेन अपनी नॉर्मल कंडीशन में होगा, तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएंगी। ठीक है जी, फिर उसके बाद आ जाता है एल्ट्रुइज्म, कोऑपरेशन एंड एम्पैथी। ठीक है, अच्छा बायोलॉजिकली हम जो प्रोग्राम हुए हुए हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा अपने रिलेटिव्स की ज़्यादा जल्दी मदद करेंगे, या हम उन लोगों की ज़्यादा मदद करेंगे जो हमारे जीन्स शेयर करते हैं। समझ आ गई बात की? यानी इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगी कि व्हेन वी आर इन एवोल्यूशन प्रोसेस, यानी बर्थ से पहले जब हमारी जीन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है तो उसमें सिर्फ हमारी बॉडी नहीं बिल्ड हो रही होती, बल्कि हमारी साइकोलॉजी बिल्ड हो रही होती है, हमारी मेंटल स्टेट बिल्ड हो रही होती है। तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को ना हमेशा वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जो हमारे जीन्स में है। ठीक है, ये कौन कहता है जी? ये कहता है किन सिलेक्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म के अकॉर्डिंग हम दूसरों की मदद अगर करते हैं तो वो सिर्फ इस वजह से करते हैं कि शायद फ्यूचर में ये भी हमारी मदद करे। इसे कोऑपरेशन आप कह सकते हो, इसे आप अल्ट्रुइज्म कह सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है एम्पैथी। एम्पैथी आपको पता है कि ये होता है पर्सपेक्टिव टेकिंग। ठीक है, यानी ह्यूमन हैज द यूनिक कैपेसिटी फॉर पर्सपेक्टिव टेकिंग, यानी इमेजिनिंग आवरसेल्व्स इन अनदर सिचुएशन, कल्टिवेटेड थ्रू सोशलाइजेशन, द बेडरॉक ऑफ मोरल बिहेवियर। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपने अपना जो मोरल बिहेवियर एक्सप्रेस करना है या शो करना है, उसमें एक चीज होती है एम्पैथी। वो क्या होती है कि आप खुद को दूसरों की जगह पर रख कर सोचते हो। अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है तो आप एम्पैथेटिक हो, अगर ये नहीं है तो आप एम्पैथेटिक नहीं हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप सोशलाइजेशन के जरिए ना, यानी जब आपसे कोई बंदा अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है तो आप फील कर रहे होते हो कि यार उसकी जगह अगर मैं होता तो मेरे साथ भी यही होना था, या आप फील करने लग जाते हो दैट यू आर स्टैंडिंग इन द प्लेस ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, तो क्या होता है कि ये आपके बिहेवियर को मोल्ड करने में बहुत रोल प्ले करता है। यानी आपका सोशल बिहेवियर इस चीज पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि हाउ मच यू आर एम्पैथेटिक। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है द हेरोइक इमेजिनेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हीरोइज्म इज ऑर्डिनरी,
नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी बेसिकली फिलिप जिम्बार्डो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लोगों को लग रहा होता है कि द हीरो इज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसलिए वो हीरो है, जबकि ये नॉर्मल है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम नहीं वो कर पा रहे होते। अब सिंपल सी एग्जांपल मैं दूं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो करते हैं नेशन को सर्व। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ कायद आजम, कि कायद आजम ने क्या किया एज अ पॉलिटिशियन, उन्होंने मुस्लिम्स को और उनके रिलीजियन राइट्स को सिक्योर करने के लिए एक प्रॉपर नेशन अलग कर दी, एक प्रॉपर स्टेट बना दिया। अब ये उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये तो हमारी भी ड्यूटी है। द रीजन इज कि हमारे अंदर इतनी विल पावर नहीं है, तो इसलिए हम उनको हीरो कहते हैं। ठीक है, आप उनकी ढाका यूनिवर्सिटी की स्पीच अगर सुने या पढ़ें तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो भी मैंने किया ना, मैंने एज अ मुस्लिम किया, और ये हर मुस्लिम की ड्यूटी है। ठीक है, तो मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। द रीजन इज कि वो बंदा जानता है ना कि भाई जो काम मैं कर रहा हूँ ये कोई और भी कर सकता है, लेकिन कोई और नहीं कर रहा। द रीजन इज कि शायद वो डरते हैं, शायद उन्हें किसी और चीज़ से जो है वो कॉन्फिडेंस की कमी है, या उन्हें कोई खौफ है, या व्हाटएवर द थिंग इज, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे। मेरे अंदर ये एबिलिटी है, जज्बा है, तो मैं ये कर रहा हूँ, या मेरे अंदर ये सोचा तो मैं ये कर रहा हूँ। दैट्स इट। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल परफॉर्म हीरोइक एक्ट्स एज दे रेजिस्ट सोशल प्रेशर एंड एक्ट ऑन देयर इंडिविजुअल कॉन्शियस। ठीक है, यानी आप जब अपनी कॉन्शियसनेस पर फोकस करते हो और वो काम करते हो जो सोशल प्रेशर में नहीं होता, यानी सोसाइटी आपको प्रेशर कर रही है कि नहीं आपने हिंदुओं के साथ ही रहना है, आप उस चीज को रेजिस्ट कर रहे हो, तो जनाब आपका एक्ट जो है वो हीरोइक एक्ट कहलाएगा। हालांकि ये नॉर्मल है, यानी आप किसी जगह पर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप उस जगह को छोड़ सकते हो। आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही, आप सिंपली कह सकते हो। अब कोई बंदा ये कहता है ना तो उसको हीरो कंसीडर किया जाता है, हालांकि वो नॉर्मल है, बस हम नहीं कर पा रहे। दैट्स द थिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज हाउ वी परसीव अदर्स, यानी हम दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, लेक्चर के स्टार्ट से अब तक हमने जो सीखा वो ये सीखा कि किस तरह से हमारा बिहेवियर शेप दिया जाता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से लोगों को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाती है सोशल कॉग्निशन के हाउ वी थिंक अबाउट अदर पीपल वी यूज कॉग्निटिव शॉर्टकट्स। मतलब हम अपनी मेंटल एनर्जी को जो है ना वो बचाने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। जैसे कोई बंदा कुछ कर रहा है ना तो हम उसको देख के समझ जाएंगे कि ये कर रहा है। अब हमने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालना, अगर हम दिमाग पे ज्यादा जोर डालेंगे तो हम ओवर थिंकर्स कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जी द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, यानी जब हम कोई गलती करते हैं तो हम सिचुएशन को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम उन्हीं को गलत कहते हैं। समझ आ गई बात की? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई टास्क दिया गया और आप वो नहीं कर पाए, सो यू मेस्ड अप द सिचुएशन। अब आप क्या लॉजिक दोगे कि आई वॉज टायर्ड, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वहीं पर अगर कोई टास्क आपने किसी दूसरे पर्सन को दिया है और वो नहीं कर सका, तो वो जब ये बहाना कहे देगा ना कि आई वॉज टायर्ड एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो आप कहोगे कि दे आर लेजी। सो वी सिस्टमैटिकली अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द सिचुएशन। हम सिचुएशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो हम सिर्फ वो सोचते हैं जो हम सोचना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जी कंफर्मेशन बायस, यानी वी सीक आउट टू रिमेंबर एंड फेवर इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स आवर एग्जिस्टिंग बिलीव्स अबाउट पीपल एंड ग्रुप्स। यानी हम लोगों के बारे में जो सोचते हैं या ग्रुप्स के बारे में जो सोचते हैं, हम हमेशा उसी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए और उसी इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन पर हम लोगों को फेवर भी देते हैं और हम लोगों को याद भी रखते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल मैं आगे चल के आपको दूंगी। यानी जैसे आ जाता है स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिस। ठीक है, यानी आप किसी स्पेसिफिक से ग्रुप से आपको नफरत है, यू डोंट लाइक द पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अब आप क्या करोगे कि आपके पास अथॉरिटी होगी भी तो आप उनको फेवर नहीं करोगे, ये आपका सोशल बिहेवियर है। द रीजन इज कि आप बायस्ड हो, आपके अंदर प्रेजुडिस है। सिंपल सी बात अगर मैं कहूं कि पाकिस्तानी नेशन इंडियंस से बड़ी नफरत करती है विदाउट एनी सॉलिड रीजन, और सेम इज द केस विद इंडियंस। लेकिन जब आप
प्रॉपर उनसे मिलो तो माइट भी पॉसिबल कि आपके माइंड चेंज हो जाए। मतलब मूवीज उनकी पसंद है, सॉन्ग्स उनके पसंद है, फैशन इंडस्ट्री उनकी पसंद है, लेकिन वो लोग नहीं पसंद। द रीजन इज प्रेजुडिस, क्योंकि हम उनसे मिले ही नहीं और बिना मिले ही हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि वो अच्छे नहीं हैं, वो गलत हैं एंड वी आर सपोज टू हेट देम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारा बिहेवियर भी सेम वैसे ही हो जाता है। अब हमारे सामने कोई इंडियन आके कोई फेवर मांगे, हम नहीं देंगे। द रीजन इज ही इज अ इंडियन। ठीक है, तो सेम ऐसा ही होगा कि वो अथॉरिटेटिव होने के बावजूद हमें फेवर नहीं करेगा बिकॉज वी आर पाकिस्तानीज। तो इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिस। ठीक है, अब ये चीज जो है ये डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लेके जाती है। हालांकि हम कॉन्शियसली रिफ्लेक्टिव हैं, हम चीज़ों को देख भी रहे हैं दैट द पर्सन इज बिहेविंग राइटली, द पर्सन इज प्लीडिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, या द पर्सन इज नीडिंग द थिंग वेरी मच, लेकिन हम उसको नहीं देंगे। द रीजन इज वी आर हैविंग प्रेजुडिस अगेंस्ट देम। ठीक है, लास्ट टॉपिक इज बिहेवियर इन द वर्चुअल वर्ल्ड। ठीक है, वर्चुअल वर्ल्ड क्या होता है? ये जो सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, तो सोशल वर्ल्ड जो होता है इसको वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं। अब इसको समझ, ये किस तरह से आपके बिहेवियर को शेप देता है, इसमें हमें जो है वो 3 चीज़ें मिलेंगी। एक मिलेगी हाइपर पर्सनल इफेक्ट, ठीक है, दूसरा हमें मिलेगा डिसइनहिबिशन इफेक्ट, और तीसरा हमारे पास होगा पैरा सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, सबसे पहले वाले को डिस्कस करते हैं कि हाइपर पर्सनल इफेक्ट क्या होता है। यानी हम अपनी आइडेंटिटी को परफेक्टली क्यूरेट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि लोग ज़्यादा जल्दी हमें फॉलो करने लगते हैं और हम ज़्यादा जल्दी फेम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों से जब रियल लाइफ में मिलते हैं तो हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट सी होती है कि यार ये सोशल मीडिया पर तो ऐसे दिख रहे थे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, सेम इज द केस विद द पर्सन हु इज यूजिंग वर्चुअल वर्ल्ड, कि वहां पर वो शो करेगा, वो पोज करेगा दैट ही इज अ वेरी डिसेंट पर्सन, ही इज वेरी काइंड एंड ही इज वेरी ऑनेस्ट, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो ऐसा है कि नहीं है, ही नोज बेटर। ठीक है, डिसइनहिबिशन इफेक्ट क्या होता है कि फिजिकल प्रेजेंस, फेशियल क्यूज और इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर इंसान बिहेव करते हैं उस चीज के अकॉर्डिंग जो वो देख रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज जो है वो टॉक्सिक बिहेवियर की तरफ ले जाती है। फॉर एग्जांपल कि कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, या कोई भी ऐसा बंदा है जिसने आपकी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं किया, या कोई ऐसी हरकत कर दी, कोई ऐसा व्लॉग बना दिया, कोई ऐसी चीज कर दी जो आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप उसके खिलाफ हो जाते हो। और ये बाज़ औक़ात इतना ज्यादा हो जाता है कि उनके फॉलोअर्स और उनकी इनकम दिनों में डाउन हो जाती है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि वो लोग कम्युनिटीज, सपोर्टिव कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे अगेन वो दोबारा से राइज अप करना शुरू कर देते हैं। थर्ड थिंग आ जाती है पैरा सोशल रिलेशनशिप्स। जितने भी ये यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, इनके साथ जो आपका बॉन्ड होता है वो होता है वन साइडेड। यानी आप इमोशनली उनके साथ अटैच होते हो, लेकिन वन साइडेडली। क्यों? क्योंकि उन्हें कभी आप मिले नहीं। ठीक है, आपने कभी उनको देखा नहीं, कभी आप उनसे मिले नहीं, कभी आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ, एंड यू डोंट नो हाउ दे बिहेव इन द सोशल वर्ल्ड। वर्चुअल वर्ल्ड में आपने उनको देखा हुआ, लेकिन सोशल वर्ल्ड में आपने नहीं देखा हुआ। तो वर्चुअल वर्ल्ड में हमारा बिहेवियर इन चीज़ों से बड़ा इंस्पायर होता है और बड़ी एडमायरेशन होती है। ठीक है, फिर इस चीज़ से क्या होता है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस को बदल देता है रियल वर्ल्ड फ्रेंडशिप से। सही है, यानी सपोज कर ले कि आपका सोशल मीडिया पर कोई ऐसा फ्रेंड है दैट इज वेरी काइंड टू यू। ठीक है, अब आपको लगेगा कि यार सोशल मीडिया के लोग हमारा इतना एहसास करते हैं तो रियल वर्ल्ड के लोग क्यों नहीं करते। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि सोशल मीडिया पर आप कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करो तो आपको हजारों के हिसाब से सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वही प्रॉब्लम अगर आप अपने किसी दोस्त से फेस टू फेस शेयर करने की कोशिश करोगे तो माइट भी पॉसिबल कि वो उस वक्त पता नहीं किस मेंटल स्टेट में है, वो आपको ठीक से गाइड नहीं कर पा रहा या आपको हेल्प आउट नहीं कर पा रहा। तो आप क्या करोगे कि उस चीज से ये इमेजिन करोगे कि असल में पैरा सोशल रिलेशनशिप्स आर बेटर देन सोशल रिलेशनशिप्स, एंड दैट इज हाउ आवर वर्चुअल वर्ल्ड बिहेवियर इज मेड। सही है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, द रीजन इज कि ये टॉपिक जो है वो एक ही सेटिंग में अगर कवर हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, तो सोशल बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है और वर्चुअल बिहेवियर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी। अगर कहीं किसी पॉइंट पर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो उसी पॉइंट को अपने
कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड कर सकूं इन अ वेरी अप्रोप्रिएट वे। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तब भी आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है, और अगर आपको समझ आ गई तब भी एटलीस्ट मुझे एक कमेंट में बता दीजिएगा दैट यू आर सेटिस्फाइड विद द मेथडोलॉजी। और अगर किसी किस्म की मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या किसी चीज़ की एक्सक्लूजन की ज़रूरत है तब भी अपना फीडबैक क्लास में दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।